हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री, जिसका हम 4th चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। आज मैं आप लोगों के लिए 4th पार्ट इसका लेकर आया हूं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था उम्मयदों के शासन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं 4th पार्ट में अब्बासी क्रांति और जो खिलाफत जो संस्था का जो निर्माण किया गया था उसके विघटन के बारे में। ठीक है। हाँ, एक चैप्टर के ऊपर आपको पार्ट्स जो हैं वो बहुत सारे देखने को मिलता है, क्योंकि वाइट बोर्ड जो है मेरा वो बहुत छोटा है। इस वजह से एक वीडियो में मुश्किल से 2 या 3 पार्ट आ पाता है। ठीक है, इसी वजह से। लेकिन हाँ, मैं इस बात की आपको गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आपने जो भी पार्ट मैंने बनाए हैं वो अगर आप देख लेते हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अब्बासी क्रांति के बारे में। अब्बासियों से पहले जो शासन था वो किसका था? उम्मयद वंश का। ठीक है, इसका ध्यान रखना। हाँ, तो अब्बासी लोग जो थे पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। किसके? अब्बास के वंशज थे। इन्होंने क्या करा था? दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन के माध्यम से। सुनियोजित आंदोलन का मतलब क्या होता है कि एक प्लानिंग के साथ किया गया आंदोलन। तो इन्होंने अब्बासियों ने क्या करा था? दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन के माध्यम से उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की स्थापना की, जिसे अब्बासी क्रांति के नाम से जाना गया। जो उम्मयदों का शासन था उसको एक प्लानिंग के माध्यम से उसको उखाड़ फेंका और उसके बाद में अब्बासियों ने अपनी शासन की शुरुआत करी, जिसे अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब्बासियों ने उम्मयद वंश के शासन को दुष्ट बताया। क्या बताया? दुष्ट बताया। और इन्होंने दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। किन्होंने कहा? ये अब्बासियों ने। अब्बासियों का मानना था कि चूंकि उम्मयद वंश, अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, पिछला वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उम्मयद वंश जो है केवल इस्लाम पर आधारित नहीं था। उसमें इस्लाम के धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों को भी अपने शासन में जगह दी थी इसने। ठीक है, तो इसी वजह से जो अब्बासी थे इनका मानना था कि ये जो है उम्मयद का जो शासन था वो कैसा था? दुष्ट था। और हम जब आएंगे शासन में तो हम क्या करेंगे कि जो पैगंबर मोहम्मद ने मूल इस्लाम जो स्थापित किया था उसी के अनुसार हम शासन की पुनर्स्थापना करेंगे और उसी के अनुसार हम शासन चलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस क्रांति से केवल वंश परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आया था। इससे केवल कोई वंश नहीं परिवर्तित हो गया था, केवल उम्मयद वंश की जगह अब्बासी वंश नहीं आ गया था, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे में भी और उसकी संस्कृति में भी परिवर्तन आया था। किस प्रकार से? अगर आप, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उम्मयद वंश जो था वो केवल इस्लाम पर आधारित नहीं था, उसमें अलग अलग चीज़ें भी शामिल थी, अलग अलग धर्म के लोग भी उसके शासन में शामिल थे। लेकिन जैसे ही अब्बासियों का शासन आता है उसमें फिर से केवल मूल जो इस्लाम था, जो पैगंबर मोहम्मद ने जो स्थापित किया था, उसी के अनुसार शासन को चलाया जाता है। ठीक है, अब्बासियों का जो विद्रोह हुआ था वो खुरासान यानी पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। और अब्बासियों ने क्या करा था? अब्बासियों ने जो विभिन्न असहमत समूह थे उम्मयदों के खिलाफ, जो उम्मयद शासन व्यवस्था से असहमत लोग थे, उन लोगों को एकजुट किया और अपनी तरफ मिलाया और उसके बाद एक सुनियोजित आंदोलन के माध्यम से उम्मयदों के शासन को उखाड़ फेंका। तो अब ये जो असहमत ग्रुप था, जो उम्मयद से असहमत थे, वो कौन कौन से ग्रुप थे जिसको अब्बासियों ने अपनी तरफ मिलाया था? तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। खुरासान के अरब नागरिक थे, उम्मयद के शासन से इसलिए नापसंद थे, या फिर उम्मयद के शासन को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि उम्मयदों ने ये वादा किया था कि करों में रियायत दी जाएगी, साथ ही साथ कुछ विशेषाधिकार दिया जाएगा। किसको? अरब के नागरिकों को। ये कहा था उम्मयद शासक ने कि आपको करों में छूट दी जाएगी और कुछ विशेषाधिकार प्रदान किया जाएगा, परंतु जो वादा उन्होंने किया था वो वादा इन्होंने नहीं पूरा किया। इस वजह से यहाँ के अरब के जो नागरिक थे वो
नाराज थे, इससे असहमत थे उमैयद वंश से। दूसरा जो ग्रुप था वहीं ईरान जो है, ईरान जो मुसलमान थे उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। जो ये अरब थे ये जो है क्या कर रहे थे, इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से अब्बासियों ने इन दो असहमत ग्रुपों को अपने साथ मिलाया और एक प्लानिंग के माध्यम से, एक सुनियोजित आंदोलन के माध्यम से उमैयदों के शासन को उखाड़ फेंका और अब्बासी शासन की शुरुआत करी। ठीक है, तो आई होप ये अभी तक समझ में आ चुका होगा। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या करा। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में कमी आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। जैसे ही अब्बासी शासन की शुरुआत होती है तो अरबों की जो संस्कृति थी उसमें क्या आता है, उसके प्रभाव में कमी आती है और ईरानियों की संस्कृति का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अलावा जो अब्बासी थे, अब्बासियों ने अपनी राजधानी जो है वो बगदाद में स्थापित किया। कहाँ पर? बगदाद। यहाँ पर राजधानी जो है वो बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो अब्बासियों की राजधानी कहाँ थी? बगदाद में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया था। सेना और नौकरशाहों का पुनर्गठन किया इन्होंने। जो सेना था इनका उम्मयदों का, उनको हटाया और उसके बाद में फिर से नौकरशाही जो थी उसका भी पुनर्गठन किया और ज़्यादा से ज़्यादा ईरानी लोगों को प्रशासन में भागीदार बनाया। ठीक है, इसके अलावा इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। जो इस्लामिक संस्थाएं थी, जो विद्वान थे मुस्लिम, उन लोगों को भी इन्होंने संरक्षण दिया, उनको अपने नौकरशाही में शामिल किया। ठीक है, तो ये जो था अब्बासी क्रांति से संबंधित चीज़ें थी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ चुका होगा। आगे हम बढ़ते हैं कहाँ पर? खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय, कि किस प्रकार से जो खिलाफत की संस्था की शुरुआत हुई थी पैगंबर मोहम्मद के बाद, उसके बाद में जो है सल्तनत का उदय किस प्रकार से होता है और खिलाफत की संस्था का विघटन कैसे होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। होता क्या है, अब्बासी राज्य जो है 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होता है। क्या होता है? 9वीं शताब्दी में अब्बासी जो राज्य था वो कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का जो नियंत्रण था वो कम हो गया था। कमज़ोर क्यों होता जाता है अब्बासी जो शासन था? वो इस वजह से क्योंकि जो बगदाद राजधानी जो बनाई थी उसका नियंत्रण दूर के इलाकों में कम होता जाता है। इसके कई कारण थे। नियंत्रण कम होने के क्या कारण थे, या फिर अब्बासी जो राज्य था उसके कमज़ोर होने के क्या कारण थे? तो ये 4-5 कारण मैंने आपको लिखा है। सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक, यहाँ ध्यान देना, अरब समर्थक और ईरान समर्थक। जो सेना और नौकरशाही थी अब्बासियों की, उसमें अरब के भी लोग थे और ईरान के भी लोग थे। ठीक है, तो सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक जो गुट था उसमें झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है। पहला कारण ये था। दूसरा जो कारण होता है, सन 1810 में खलीफा हारून अल रशीद के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था, एक का अमीन और दूसरा का मामून। ठीक है, तो हारून अल रशीद के जो दोनों पुत्र थे, अमीन और मामून, इनके समर्थकों के बीच में क्या हो जाता है? गृह युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कि इनके बीच में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट था, तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया गुट बनकर तैयार हो जाता है। जो तुर्की गुलाम थे इस शासन में, अब्बासियों में, उनका एक अलग से नया गुट बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट कारण क्या था? शिया और सुन्नी के बीच में सत्ता के लिए प्रतियोगिता बढ़ जाती है। जो मुस्लिम समुदाय जो 2 भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी में, उनके बीच में सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है संघर्ष या प्रतियोगिता जो है वो बढ़ जाती है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से शिया और सुन्नी जो है अलग अलग टाइम पर शासन में आते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और रीज़न क्या था? बहुत से छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए थे। अलग अलग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के राजवंश जो है वो उभर कर सामने आ गया था, जिसमें समानी वंश, तुलनी वंश जो मिस्र और सीरिया में मौजूद थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है वंशों के कि कौन कौन से वंश उभर कर सामने आए थे। तो अब्बासी जो राज्य है 9वीं शताब्दी में कमज़ोर क्यों हो गया था? तो ये इसके 5 रीज़न रहे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अब्बासियों की सत्ता जो है जल्द ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई।
कहाँ तक? मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। साथ ही साथ सन 945 में ये जो सीमित कुछ क्षेत्रों में जो राज्य रह गया था, मध्य इराक और पश्चिमी ईरान में जो राज्य अब्बासियों का रह गया था, वो भी 945 में छिन गया। कैसे? जब इराक के बुवाही नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। 945 में क्या होता है कि जो वहाँ के ईरान के जो बुवाही क्या नाम है, बुवाही वंश जो है, जो शिया से संबंधित थे, उन्होंने बगदाद जो अब्बासियों की राजधानी थी उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से अब्बासियों का जो शासन था वो एक तरीके से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से फिर शिया और सुन्नी के बीच में जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष बढ़ जाता है। यहाँ जो बुवाही हम जो देख रहे हैं, बुवाही उस वंश, वो जो वंश था किससे संबंधित था? शिया से। ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पर? बगदाद पर अपना कब्जा जमा लिया। बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की। जो बुवाही शासक थे उन्होंने अलग अलग उपाधि धारण की, जिसमें शहंशाह की एक उपाधि जो थी वो महत्वपूर्ण थी। शहंशाह का मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा। क्या होता है? राजाओं का राजा। तो बुवाही जो शासक थे इन्होंने अलग अलग उपाधियां धारण की, जिसमें शहंशाह भी एक उपाधि थी, जिसका अर्थ क्या होता है? राजाओं का राजा। बुवाही शासकों ने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की। जो बुवाही शासक आए उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन और ना ही इन्होंने खलीफा पद को समाप्त किया। क्यों नहीं किया? इन्होंने ना तो खलीफा की उपाधि धारण की और ना ही खलीफा पद को समाप्त किया, बल्कि अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजा के लिए, जो अब्बासी खलीफा थे उसको, खलीफा पद को इन्होंने समाप्त नहीं किया बुवाही ने, बल्कि क्या करा? इन्होंने इसको एक फेस के रूप में इसका इस्तेमाल किया। किस प्रकार से? अब्बासी खलीफा को अपनी सुन्नी प्रजा के लिए, हाँ, चूंकि ये शिया से थे तो इसलिए जो इनके सुन्नी जो लोग थे उनके लिए प्रतिनिधात्मक मुखिया के रूप में इसको बनाए रखा, कि जो सुन्नी जो प्रजा है उसके लिए भी हमारे पास एक मुखिया है जो खलीफा है। किसका? अब्बासियों का खलीफा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो शिया हालांकि यहाँ पर सत्ता में आती है बुवाही वंश के माध्यम से, लेकिन इन्होंने खलीफा, जो शिया का जो खलीफा चला आ रहा था सुन्नी का, उसको समाप्त नहीं किया, बल्कि उसको प्रतिनिधात्मक मुखिया के रूप में इस्तेमाल किया उसका। ठीक है। इसके अलावा होता क्या है? सन 969 में मिस्र को जीतकर फातिमा खलीफा की स्थापना की जाती है। सन 969 ईस्वी में मिस्र को जीतकर फातिमा खलीफा की शुरुआत की जाती है। और फातिमा कौन थी? तो पैगंबर मोहम्मद की पुत्री मानी जाती हैं। ठीक है। तो फातिमा खलीफा की शुरुआत होती है और फातिमा खलीफा ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? काहिरा को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। हमने अब्बासियों की राजधानी कहाँ देखी थी? बगदाद में उन्होंने स्थापित करी। फातिमा खलीफा की राजधानी कहाँ थी? तो इन्होंने काहिरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तुर्क लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है। तुर्क जो लोग थे उन्होंने भी इस्लाम को कबूल किया। ये खानाबदोश लोग थे। तुर्क लोग कौन से थे? खानाबदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में और अपने पशुओं के चारा की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है। ये कुशल सवार थे, कुशल घुड़सवार थे और योद्धा थे, और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुवाही प्रशासन में शामिल हो गए और अपनी वफादारी और सैन्य योग्यता के बल पर जल्द ही उच्च पदों पर पहुंच गए। ये क्या नाम है इनका, तुर्क जो लोग थे वो अलग अलग जो शासन व्यवस्था आती रही, जो अलग अलग वंश आता रहा, उन वंशों में कहीं पर गुलाम के रूप में तो कहीं पर सेना के रूप में शामिल हो गए उनकी नौकरशाही में, और धीरे धीरे अपनी योग्यता, अपनी कौशल के बल पर ये बहुत ही जल्द ऊंचे पद पर पहुंच गए थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और सल्तनत आता है जिसका नाम है गजनी सल्तनत। गजनी सल्तनत की स्थापना जो है अल्पतगीन द्वारा 961 में की जाती है। कब की जाती है? 961 में अल्पतगीन द्वारा गजनी सल्तनत या गजनवी सल्तनत की शुरुआत की जाती है और उसे गजनी
के महमूद जो थे उसके द्वारा मजबूत बनाया गया। जो गजनी सल्तनत थी वो किसके द्वारा मजबूत हुआ? तो गजनी सल्तनत जो है महमूद द्वारा मजबूत हुआ। बुवाहियों की तरह गजनबी भी जो है एक सैनिक वंश से संबंधित था, जिनके पास तुर्कों और भारतीयों की तरह पेशावर सेना होती थी अपनी। ठीक है, इसके अलावा इनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र जो है खुरासान और अफगानिस्तान में था। किसका? गजनी सल्तनत जो बनी उसकी सत्ता का केंद्र कहाँ था? खुरासान और अफगानिस्तान। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद, यहां से समझ में आएगा थोड़ा सा आपको, गजनी के जब महमूद की मृत्यु होती है तो उसके बाद सल्जूक एक वंश आता है जिसका नाम है सल्जूक। सल्जूकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया। जैसे ही गजनी के जो महमूद थे, जिसकी वजह से गजनी सत्ता मजबूत हुई थी, उसकी मृत्यु होती है। जैसे ही महमूद की मृत्यु होती है, एक सल्जूक जो वंश है उसका उदय होता है और उसने क्या करा? खुरासान को जीत लिया। खुरासान क्या था? तो खुरासान जो था गजनी का एक तरीके से, खुरासान और अफगानिस्तान शक्ति का केंद्र था, सत्ता का केंद्र था। ठीक है, और इन्होंने क्या करा? जीतने के बाद निशापुर को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद इन्होंने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक की ओर दिया और 1055 में पुनः बगदाद पर सुन्नियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। बगदाद पर किसका नियंत्रण था? अगर ऊपर आप देखोगे तो बुवाहियों का था। किसका? बुवाहियों का, जो किससे वंश से संबंधित है? सिया वंश से। लेकिन इन्होंने क्या करा फिर? बुवाही जो थे बगदाद पर इन्होंने नियंत्रण करा। बगदाद पर नियंत्रण चूंकि सिया वंश का था, बाद में जाकर जब सल्जूक वंश आता है तो सल्जूक वंश ने पुनः बगदाद पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और ये जो सल्जूक वंश था वो सुन्नी से संबंधित थे। किससे? सुन्नी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, सल्जूक में जो है दो भाइयों थे, एक का नाम था तुगरिल बेग और दूसरे का नाम था छागरी बेग। क्या नाम था? तुगरिल बेग और छागरी बेग। तुगरिल बेग जो थे, इनको जो खलीफा थे अल कायम, क्या नाम था? खलीफा, नाम याद रखना, अल कायम। अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान करी। क्या करी? सुल्तान की उपाधि दी थी। किसने? अल कायम ने। खलीफा जो थे पहले अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान करी और इस प्रकार से खलीफा जो संस्था चली आ रही थी उस खलीफा संस्था की समाप्ति होती है और सल्तनत काल की शुरुआत यहाँ से देखने को मिलती है और सुल्तानों की जो शासन व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 11 से 13वीं शताब्दी तक, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक ईसाई, यूरोप के जो ईसाई थे उनके बीच में और इस्लाम के जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उनके बीच में कई सारे युद्ध होते हैं, कई सारे झगड़े होते हैं, जिसे धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो हम धर्म युद्ध के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।